हेलो एवरीवन। चैप्टर वाइज मैथ पेडागोजी सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज कुछ हम लोग वैन हिल थ्योरी को करेंगे। इसके पहले कुछ पेडागोजी सेक्शन के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज वैन हिल के कुछ प्रमुख क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो को क्वेश्चंस को करते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन दिया था, गणित अधिगम के शिक्षण का प्रारंभिक चरण कौन सा है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गणित अधिगम के शिक्षण का प्रारंभिक चरण कौन सा है? संलग्न, अन्वेषण करना, समझाना या विस्तृत। इसको हम इंग्लिश में भी बता देते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक चरण होता है इन मैथमेटिक्स, इन लर्निंग, तो उसका इंग्लिश का जैसे इंगेज, अन्वेषण करना, मतलब एक्सप्लोर करना, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। समझाना को क्या बोल सकते हो? एक्सप्लेन करना, ठीक है। और विस्तृत को इलाबोरेट करना। तो इसमें बताना था गणित अधिगम के शिक्षण का प्रारंभिक चरण कौन सा होगा। तो देखो, गणित अधिगम के शिक्षण का प्रारंभिक चरण इंगेज होना यानी संलग्न होना, उससे जुड़ाव होना, ये हो जाएगा। तो पहले का आंसर पहला नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणित के शिक्षण का वैन हिले मॉडल शिक्षण अधिगम के लिए स्वयं को परिभाषित करता है। तो देखो, वैन हिले जो मॉडल था वो शिक्षण अधिगम के लिए स्वयं को परिभाषित करता है। किस रूप में परिभाषित करेगा? बीजगणित के रूप में, ज्यामिति के रूप में, ए एंड बी यानी दोनों के रूप में, त्रिकोणमिति के रूप में। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीजगणित को अलजेब्रा बोल देंगे, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति यानी ट्राइंगल और ट्राइगोनोमेट्री। तो किस रूप में इसको डिफाइन करेंगे? तो इसको आंसर बताना है। सोचो इसके आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो देखो, ज्यामिति के शिक्षण अधिगम के लिए ये जो वेन हिले मॉडल होता है स्वयं को परिभाषित करता है। गणित की एक विशेष शाखा जो वस्तुओं के आकार और आकृति से संबंधित अध्ययन करती है, तो वेन हिले मॉडल के अनुसार किया जाता है। तो यह स्वयं को किस प्रकार से परिभाषित करेगा? ज्यामिति के रूप में, ठीक है। इसका आंसर सेकंड का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस स्तर पर बच्चा केवल उनकी समग्र उपस्थिति के माध्यम से बिना उनके विश्लेषण किए वस्तुओं के आकार के बारे में निर्णय लेता है? तो जो बच्चा है तो उनकी समग्र उपस्थिति के माध्यम से बिना विश्लेषण किए, मतलब कोई भी वस्तु उपस्थित है बस उसको देख करके, ना कि उसका विश्लेषण करके, विश्लेषण एनालिसिस करके उसका एनालिसिस नहीं कर रहा है, तो वस्तुओं के आकार के बारे में जो निर्णय ले रहा है उसको क्या बोल सकते हो? क्लिष्टता, निगमन, दृश्यीकरण या फिर पृथक्करण। इसकी इंग्लिश में थोड़ा सा देख लो, इसको क्या बोल सकते हो क्लिष्टता को? क्योंकि वैन हिले मॉडल में जो इनकी हिंदी होती है काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको इंग्लिश में याद रखना सही हो जाएगा। हिंदी का इसका डिफरेंस डिफरेंस मीनिंग भी हो जाते हैं, और इंग्लिश को ही एक कोई रहता है, ये थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसको डिडक्शन बोलेंगे। निगमन को, निगमन तो जानते होगे। दृश्यीकरण को क्या बोल सकते हो? विजुलाइजेशन इसको, ठीक है। और ये पृथक्करण एब्स्ट्रैक्शन। तो आप बताओ कि जो बच्चा है केवल उसकी उपस्थिति के आधार पे ही वो उसका निर्णय ले रहा है, ना कि उसको कोई आ, उसको नियम या कानून देख के मतलब बता रहा है किसी वस्तु का आकार, उसको किस स्टेज में रखा जाएगा या कौन सी स्टेज होगी उसकी। तो ये पहला स्टेज हो जाएगा विजुअलाइजेशन। वेन हिले मॉडल से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, गणितज्ञ के स्तर पर शिक्षार्थी द्वारा किस स्तर पर ज्यामिति को समझा जाता है? एक गणितज्ञ के स्तर पर जब एक मैथमेटिशियन हो जाता है शिक्षार्थी, तो उस स्तर पर जब जाता है तो ज्यामिति को समझता है किस प्रकार से? विश्लेषण करके, पृथक्करण के, कटौती करके, या दृढ़ता के आधार पर? किस आधार पर वह समझता है? इसका भी विश्लेषण को एनालिसिस बोलेंगे, पृथक्करण को
एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे और कटौती को डिडक्शन, और इसको रिगर यानी दृढ़ यानी कठोर। तो इन चारों स्टेजों में कौन सा स्टेज को शामिल करेगा या होगा उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जब ज्यामिति को समझने लगता है यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, मूर्त अमूर्त सोच, ठीक है, तो इस प्रकार का लेवल सबसे लास्ट में होगा, यानी रिगर स्टेज हो जाएगा, दृढ़ता स्टेज। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 4 था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई बच्चा यह पहचानता है कि सभी वर्ग आयत है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि सभी वर्ग आयत है लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है, ठीक है, तो बच्चे के पास कौन सी विशेषता है? बच्चा यह समझ पा रहा है लैंग्वेज के माध्यम से कि सभी वर्ग आयत हैं, ठीक है, और सभी आयत वर्ग नहीं है। तो ये आपको बताना है कि वह जो इस प्रकार के स्टेज में पहुंच गया तो किस स्टेज में गया होगा। ऑप्शंस नीचे दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ। पहला देखो, वह ज्यामितीय आकार और आकृतियों के बीच संबंधों को पहचानना शुरू कर देता है। वह आवश्यक और पर्याप्त नियमों को समझ सकता है और संक्षिप्त परिभाषा प्रदान करने में सक्षम है। क्या इसमें वो सम्मिलित हो जाएगा, या फिर ये दोनों यानी ए और बी दोनों सम्मिलित होंगे, या फिर डी नंबर, वह ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सरल तर्क दे सकता है। तो जो उसकी जो सोच है इस स्टेज में फिट बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सोचो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही नंबर हो जाएगा, वह ज्यामितीय आकार और आकृतियों के बीच के संबंधों को पहचानना शुरू कर देता है। काफी इजी था। जब वो पहचानने लगता है उनके संबंध या रिलेशन को, चूंकि वर्ग का डेफिनेशन और आयत दोनों का अगर डिफिनेशन उसको पता है तभी तो ऐसे स्टेटमेंट को जज कर रहा है, और इस आधार पर पहला नंबर सही हो जाएगा, यानी 5 का आंसर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ जोड़ दिया है यहाँ पे, जैसे कि 87+15 = 92, ठीक है। तो यदि छात्र इस प्रकार की गलती करते हैं तो ऐसी गलती के लिए उचित समाधान है। देखो, ये जो योग किया जा रहा है इसमें गलती किया है, जैसे 7×5 = 12 और 8×9 = 10, यहाँ पे तो उसका फांसी लाया 1, उसको नहीं जोड़ा है, यहाँ पे या भूल गया है, गलती किया है। तो ये गलतियाँ किस श्रेणी में आएगी, नीचे आप समझिए। छात्रों को अधिक अंकों को जोड़ने से सतर्क रहने के लिए कॉलम के ऊपर चिन्ह बनाना चाहिए, ये उसका समाधान होगा। या फिर अंश के जोड़ का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना चाहिए, या फिर दोनों सम्मिलित करना चाहिए ऊपर, या फिर अबेकस के बुनियादी ज्ञान प्रदान करने चाहिए। कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा? इसके आंसर को बताओ, सोचो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, सोच लिया, ये हो जाएगा। जो उसका समाधान निकलता है, छात्रों को अधिक से अंकों को जोड़ने के लिए सतर्क रहने के लिए कॉलम के ऊपर चिन्ह बनाना चाहिए। किस प्रकार? जैसे ये रहा, अगर हम इसको, अगर वो बच्चा योग कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? 7+5 = 12 होगा। यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे एक वो बना लें, उसको याद रहेगा कि एक हासिल भी है, बाकी ये 8×9 = 10। इस तरह से अगर वो जोड़ेगा तो ना गलती होगी, और ये बोला है कॉलम बना ले, तो एक तरह से कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब छात्र डांट डांट से पीड़ित होता है तो त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। जब छात्र किससे पीड़ित होता है तो त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अधिगम विकलांगता से पीड़ित होता है तब निम्न प्रदर्शन के कारण, या फिर निम्न प्रदर्शन और अधिगम विकलांगता दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सोचो इसके आंसर क्या हो जाएंगे। देखो, त्रुटि विश्लेषण की आवश्यकता के क्षेत्र को निर्देश प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और जो आपका वैचारिक ज्ञान का अभाव और अधिगम की गति जो होती है, तो प्रतिक्रिया देने के अवसरों का अभाव, शिक्षकों से विशेष प्रतिक्रिया अभाव तथा गणित के बारे में चिंतन, दृश्य और श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, अधिगम विकलांगता भी होगा और निम्न प्रदर्शन भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों सम्मिलित होंगे, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी एक योग दिया है, ठीक है। यदि छात्र इस प्रकार की गलती करता है, यानी यहाँ पे लिखा है 483 + 2 7, ये 483 + 2 7, तो यहाँ पे नीचे आंसर ये लिखा है 51010। तो उपरोक्त उदाहरण को डॉट डॉट में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार की ये त्रुटि है? देखो 7 3 10, तो 10 का 10 पूरा लिख दिया, 8 2 10, ये भी 10 लिख दिया, 4 और 1 5, एक हासिल भी जोड़ दिया। तो किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है? अवधारणात्मक अवधारणात्मक त्रुटि, प्रक्रियात्मक त्रुटि, तथ्यात्मक त्रुटि, या ए एंड सी, यानी अवधारणात्मक एंड तथ्यात्मक दोनों। कौन से आंसर हो जाएगा इसका? देखो ये जो उदाहरण दिया है यहाँ पे, तो एक प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि किसी छात्र ने जो है किसी समस्या को हल करने के लिए सही कदम या सही प्रक्रिया का पालन बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए था? 7 और +3 जोड़ के यहाँ पे 10 आता, तो 0 लिखता है, यहाँ पे एक अपने हासिल को यहाँ पे लिखता है और इस स्टेप में जोड़ता है। यानी 8 2 10 1 11, यहाँ पे 11 लिखता है, 1 लिखता है और यहाँ पे 1 यहाँ पे करता है। लेकिन उसने स्टेप जो है सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट तो पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 + 1 5 यहाँ पे लाया है, लेकिन वो सही प्रक्रिया से लिख नहीं रहा है, यानी प्रोसीड्यूरल उसके जो प्रोसेस में है उसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, प्रक्रियात्मक त्रुटि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा बस सोचो कि किस तरह से, पहले देख लो ऐसे करके क्या टूट क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से लगाना आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसमें भी देखो कुछ इरर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो योग पर एक दिया है, इसमें भी 28 + 9, यहाँ पे हो जाएगा 37। पर लिखा क्या है? 1 और 9 इसके आंसर में। तो किस प्रकार की त्रुटि के अंतर्गत आएगा? स्थानीय मान की को गलती को समझने में गलती कर रहा है, पुनर्वर्गीकरण को समझने में गलती कर रहा है, दोनों गलतियां कर रही है, कोई नहीं गलतियां कर रहा है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे? देखो जब छात्र ने यहाँ पे क्या किया है, या तो ये सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ा, ठीक है, या तो ये सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ा है, इन दोनों को, या फिर उत्तर को विपरीत संख्या के साथ लिख दिया है, यहाँ पे 19 किस आधार पे आया है उसका। तो इस सब तरह की जो त्रुटियां होती हैं, वो स्थानीय मान को समझने में गलती के कारण हो जाती है, ठीक है। वो किस प्रकार से रखना होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा स्थानीय मान से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर 29 स्थानीय मान को समझने में गलती कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र गुणा करते समय गलती करता है, क्यों? क्योंकि गुणन में हासिल याद रखना भूल जाता है, इसलिए गुणन से पहले हासिल ले लेता है, इसलिए गलती कर रहा है। या फिर गुणन में बाएं से दाएं की ओर उत्तर लिख रहा है, इसलिए गलती हो रहा है। या फिर ये तीनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं गलती करने में। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का? देखो छात्र अगर गुणा करते समय गुणन में हासिल या याद रखना भूल करता है, तब भी गुणा उसका गलत हो जाएगा, ये भी सही होगा, ठीक है। गुणन से पहले हासिल ले लेगा तो भी गलत हो जाएगा। गुणन में बाएं से दाएं उत्तर लिखेगा तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर काफी इजी हो जाता है यहाँ पे डी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, 10 स्पेशल क्वेश्चन थे और इसको आज हम लोग पूरा कर दिए। अगले वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन अगले टॉपिक से कर देंगे। इस टॉपिक का इतना ही करते हैं, ठीक है।